नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सहारनपुर में शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज में बायो सेफ्टी लैब का शुभारंभ किया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महामारी कोविड-19 के चौथे चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण के लिए जितना बेहतर सर्विलांस होगा, रिजल्ट उतने बेहतर आएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड-19 के मरीजों को होम आइसोलेशन में तभी रखा जाए जब घर पर संक्रमित के लिए अलग से कमरा या शौचालय हो। अधिक से अधिक जो सचेत होकर टेस्टिंग करने की भी जरूरत है, जिससे मरीजों को समय पर ट्रीटमेंट मिल सके। ये पूरे देश में आज जिस तरीके से हजारों हजार टेस्टिंग लैब यहाँ स्थापित की गई हैं, इसी में हमारा जनपद सहारनपुर मंडल की जो कोरोना की टेस्टिंग थी वो पहले सफाई जाती थी और उसमें काफ़ी समय लग जाता था रिपोर्ट आने में। उसके बाद नोएडा जाती थी, उसके बाद मेरठ जाती थी। अभी पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी सहारनपुर आए थे, उन्होंने कहा क्यों ना सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज जो एक बहुत ही अच्छी बिल्डिंग के साथ यहाँ तैयार है और सहारनपुर मंडल में ही क्यों ना मेडिकल कॉलेज, राज्य के मेडिकल कॉलेज सहारनपुर में ये टेस्टिंग लैब स्थापित की जाए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के 13 मंडलों में ये एसएल बायो टेस्टिंग लैब ये स्थापित की है, जिससे कि इस महामारी को परखने में, पहचानने में और इसकी पहचान करने में हम यहाँ से बहुत सुलभता से अपने मंडल के लोगों का स्वास्थ्य लाभ और कोरोना की टेस्टिंग कर पाएंगे। जैसे कि लोग जानते हैं कि आजकल हम लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं और टेस्ट की सुविधाएं जो है, प्रदेश सरकार की इच्छा है कि टेस्ट की सुविधाएं बढ़ाई जाएं, जैसे कि पॉजिटिव लोगों को हम लोग जल्द से जल्द चिन्हित करके उनका समुचित इलाज और समय से इलाज कर पाएँ, जिससे कि हम लोग इस महामारी में होने वाली मृत्यु दर को कम कर सकें। क्या क्या उसमें सुविधाएं रहेंगी और कितनी मशीनें? उसमें जो टेस्ट जो होंगे वो करीब 100 के करीब होंगे। जो हम लोग RT-PCR पहले हम लोग मेरठ भेजते थे, अब उसकी सुविधा हमारे इसी मुख्यालय स्तर पे उपलब्ध हो पाएगी। मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया कि दिल्ली पे जो है उसकी सैंपलिंग बढ़ाई जाए। हाँ, 100 का अभी टारगेट है, क्योंकि अभी हम लोग हमारा मैनुअल है, अभी हमारे पास RNA एक्सेप्टर मशीन आने वाली है, उसके आते हमारी टेस्ट करने की क्षमता बढ़ जाए। वित्त वर्ष 2020-2021 की पहली तिमाही को लेकर जीडीपी के आंकड़े सामने आ गए हैं। जून तिमाही में देश की जीडीपी में 23.9% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। ये किसी तिमाही में 40 वर्षों की सबसे अधिक गिरावट है, जिसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पिछले समयों में एक मीडिया के साथी ने इसको प्रकाशित भी किया था कि 1947 में जो जीडीपी रेट थी उससे भी निचले पावदान पर आज जीडीपी रेट है। जहां प्रधानमंत्री जी परसों मन की बात कर रहे थे, उन्हें इन विषयों पर भी अपनी बात और अपने पक्ष को रखना चाहिए था। सरकार ने 20 लाख हजार करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। आज हालात देश का क्या है, सरकार उससे बिल्कुल अपने आप को अनभिज्ञ दर्शाने का काम कर रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने समय समय पर चिंता व्यक्त की, उन्होंने सरकार को सुझाव दिए। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग पूरी तरह समाप्ति के कगार पर है, फिर भी सरकार ने उसे संज्ञान नहीं लिया और लगातार जीडीपी रेट का गिरना देश के लिए काफ़ी चिंताजनक स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है। गरीब, मध्यम वर्गीय, किसान, नौजवान, आम आदमी पूरी तरह इसका शिकार होगा। कुछ खास लोगों के हाथों में जिस तेजी के साथ भारत के नवरत्न की जो परिकल्पना थी निजीकरण की आग में ढकेल कर उसे देने की जो कवायद शुरू हुई है, निश्चित रूप से आने वाले देश के लिए खतरे की घंटी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन विषयों से कोई लेना देना नहीं, और मीडिया के साथियों से भी मेरा अनुरोध होगा कि कहीं ना कहीं देश हित को दृष्टिगत रखते हुए इस पर गंभीर चर्चा करना चाहिए। प्रदेश सरकार ने अगले शिक्षण सत्र से प्रदेश के सभी प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में
NCERT यानी कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पाठ्य पुस्तकों को लागू करने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी दी है बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा के स्कूलों के पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रमों के अनुरूप बनाने की दृष्टि से हम लोगों ने अगले सत्र से 2021-22 से NCERT के पाठ्यक्रम को उत्तर प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है। 2021-22 में कक्षा 1 में NCERT के पाठ्यक्रम को लागू कर देंगे पूरी तरह से, फिर 2022-23 में कक्षा 2 और कक्षा 3 में, फिर 2023-24 में कक्षा 4 और कक्षा 5 में, और फिर 2024-25 में कक्षा 6, 7 और 8 में सभी कक्षाओं में, यानी अगले 3-4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से सभी कक्षाओं में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक NCERT के पाठ्यक्रमों को अपने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में हम लोग लागू कर देंगे, ताकि यहाँ के बच्चे अगर पढ़कर निकलें और वो देश के किसी दूसरे प्रदेश में जाएं तो उनको पाठ्यक्रमों की भिन्नता के कारण होने वाली कठिनाई का सामना ना करना पड़े। रायबरेली पुलिस की कस्टडी में हुई दलित युवक की मौत पर जमकर सियासत हो रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। साथ ही सांसद ने कहा कि सरकार को खाकी के इन नुमाइंदों पर हत्या का मुकदमा कायम करना चाहिए। साथ ही मृतक के परिवार को भरण पोषण के लिए 50 लाख रुपए की मदद देनी चाहिए। संजय सिंह ने आगे बोलते हुए कहा कि प्रदेश में आए दिन हत्याएं और लूट के साथ ही बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। सरकार जिम्मेदार पुलिस अधीक्षकों को भी निलंबित करे, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है जो कि अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, अभी आगरा में एक दलित परिवार के 3 लोगों की पति, पत्नी और पुत्र की हत्या हो गई। बनारस में दिन दहाड़े 2 लोगों का डबल मर्डर हो गया। प्रयागराज में एक परिवार के 4 लोगों की गला काट के हत्या हो गई। प्रतापगढ़ में 2 लोगों की कुल्हाड़ी से काट के हत्या हो गई। लखीमपुर खीरी में एक बच्ची के साथ बलात्कार करके उसका शरीर छत विछत कर गया। तो मुझे लगता है कि अपराध किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ा एक दाग होता है, धब्बा होता है किसी भी व्यवस्था के लिए। और जिस तेज़ी के साथ उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, मुझे लगता है इसको जंगल राज कहना भी कम होगा। जंगल का भी अपना कुछ नियम कानून होता है। यहाँ तो कोई ना नियम है, ना कानून है, ना कोई व्यवस्था है। रायबरेली जिले की लालगंज पुलिस अपने कारनामों की वजह से आए दिन सुर्खियां बटोरती रहती है। इस बार मामला गंभीर है। पुलिस अभिरक्षा में एक युवक की पिटाई के मौत के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर लखनऊ में आम आदमी पार्टी की SC/ST विंग ने प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए गांधी प्रतिमा के पास पहुंचे, जहां पर पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भांजी। लगभग 1 दर्जन कार्यकर्ताओं को इस दरमियान हिरासत में भी लिया गया। विरोधी सरकार को मुद्दों जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी रण में आ चुकी है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकाल में दलितों पर अत्याचार, दमन, शोषण हो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बताना चाहता हूँ। खबर मथुरा से है, जहां पर 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। मामला थाना यमुना पार के देहरुआ गांव का बताया जा रहा है। बच्ची सोमवार की शाम दुकान पर सामान लेने गई थी, जहां से वह वापस अपने घर नहीं लौटी। परिजनों ने खोजबीन की। जब उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। साथ ही आपको बता दें कि सुबह गांव के ही पास खेत में बच्ची का शव खून से लथपथ बरामद हुआ। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस से भी इस दरमियान उनकी झड़प हुई है। आपको बता दें, जब पुलिस पहुंची तो ग्रामीणों ने जाहिर तौर पर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनसे झड़प की, क्योंकि परिजनों ने रात को ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पुलिस ने किसी तरह के एक्शन न लेते हुए इस बच्ची को खोजने की कोशिश नहीं की। आखिरकार वही हुआ जिसका परिवारीजनों को अंदेशा था। इस बच्ची का शव खून से लथपथ खेत में बरामद हुआ है। क्या घटनाक्रम हुआ है? सर, बलात्कार किया, लड़की का जान से मार दिया, दारू किया, 4 लोग थे, एक तो बनवारी है वो और उसके साथ 4 लोग थे, उनकी बात कब से लड़की गायब थी? कल मतलब रात को 8 बजे से और रात को 9 बजे हमने ढूंढा है तो लड़की हमें मिली नहीं। उसकी बालजी भी साफ थी। उसकी बालजी ये बोली है नार में चुन्नी पजम्बी बांध के उसे फांसी दी है। नहीं सर, कुछ नहीं।
कि उनकी 9 वर्ष की जो बालिका है वो शाम से मिल नहीं रही है। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि पड़ोस की एक और बच्ची जो 8 साल की है उसके साथ वो किसी दुकान पर गई थी, तब से वापस नहीं आई है। पुलिस द्वारा तत्काल उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस पूरे एरिया की सर्च की गई। इस पूरी कवायद में ये भी बात निकल के आई कि जो वो दूसरी बच्ची है उसका मामा रात्रि में ही या शाम में ही दूसरी बच्ची को उसके घर छाता में छोड़कर और वहाँ से फरार हो गया है। इनके द्वारा जो मुकदमा लिखवाया गया है वो उसी के खिलाफ नामजद लिखवाया गया है। पुलिस की टीमें लगातार उसकी तलाश कर रही हैं। आज मॉर्निंग में सर्च ऑपरेशन जब चल रहा था उसी में जो बच्ची कल शाम से नहीं मिल रही थी उसकी आज यहाँ पर खेतों में डेड बॉडी मिली है। तत्काल बॉडी को जो है मॉर्चरी में भिजवाया गया है। डॉक्टर के पैनल से और वीडियोग्राफी के तहत उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जो भी मृत्यु कारण और अन्य चीज़ों के लिए पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिए गए हैं और जो जिसके खिलाफ मुकदमा लिखवाया उसके लिए टीमें रवाना। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। आगरा में ट्रिपल मर्डर केस की गुत्थी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही सुलझा दिया। सोमवार देर रात आरोपियों से हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि मुठभेड़ में गोली लगने से दोनों आरोपी घायल हो गए, जिन्हें पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने सुभाष और वकील, जो कि इनके नाम बताए जा रहे हैं, उन्होंने मृतक रामवीर के ये पड़ोसी थे और पूछताछ में इन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी सुभाष ने 3 लाख रुपए रामवीर को उधार दिए थे, जिनके लेन देन को लेकर कुछ दिन पहले दोनों के बीच विवाद भी हुआ था। इसी रंजिश में आरोपी सुभाष ने अपने साथी वकील के साथ मिलकर रामवीर और उसके परिवार के 2 सदस्यों की घर में ही हत्या करने के बाद तीनों के शवों को मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। फौजी जो नरसिंह पाल है, जिनके पास पैसे होने की बात थी, उनसे पूरी पूछताछ करने के बाद, डिटेल पता करने के बाद और मौका मुआयना में जो हमें कुछ कागजात मिले थे, डायरी मिले थे, उसका अध्ययन करने के उपरांत हमारी टीम को ये पता चला कि उसमें एक सुभाष नाम का व्यक्ति है, जिसके सामने ये सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं। और जब भाइयों से बातचीत हुई तो उन्होंने सुभाष को रात्रि में रामवीर के साथ जाते हुए देखा था, जिस पे हम लोगों ने सुभाष और उनके साथियों की जो है छानबीन करना शुरू किया और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से ये जानकारी हुई कि ये 2 लड़के वहाँ से गायब हैं, जिनके लिए हमारी टीमें गिरफ्तारी के लिए लगी थी। शाम के समय, रात्रि में हमारी सभी टीमें, सर्विलांस टीमें, SOG टीम और क्राइम ब्रांच की टीम, कई थाना प्रभारी जब इसके धर पकड़ में लगे थे तो वहाँ रात्रि में मुठभेड़ हुआ, जहाँ 2 अभियुक्त सुभाष और उनका साथी वकील दोनों गिरफ्तार हुए। अगली खबर का रुख करेंगे। हरदोई से खबर है, जहां पर हरदोई पुलिस की आपको बता दें कि एक परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस को सूचना मिली। मामला कुआमऊ गांव स्थित आश्रम का है, जहां पर साधु और उसकी पत्नी, बेटे समेत 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक तीनों की ईंट से कुचलकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। ट्रिपल मर्डर से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। आगरा के ट्रिपल मर्डर को सुलझाते सुलझाते पुलिस को 24 घंटे हो गए और उसके बाद अब हरदोई में भी ट्रिपल मर्डर सामने आया है। तफ्तीश में हालांकि पुलिस जुटी हुई है। हरदोई पुलिस जल्द से जल्द इस घटना के खुलासे की बात कर रही है। गांव में ग्राम से बाहर एक
परिवार रहता था, जिसमें हीरा दास, उनकी पत्नी और उनका पुत्र रहते थे। तीनों को सर पे वार किया गया, सर पे वार करके उनकी हत्या की गई है। कमरे में ही उनकी लाशें मिली हैं। पुलिस मौके पर है, मैं भी मौके पर हूँ। पुलिस पूरी पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है और इसमें आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें सर कुछ अभी तक जो जांच में कई सारे बिंदुओं पर जांच की जा रही है। संपत्ति को लेकर, ज़मीन इनकी थी खेती, उसके लेकर भी विवाद हो सकता है जी। और भी कई एंगल हैं जिन पे जांच की जा रही है। गांव के व्यक्तियों से भी पूछताछ की जा रही है। जितने भी गांव के व्यक्ति हैं, प्रधान हैं, चौकीदार हैं, गांव के अन्य लोग हैं, जिनको जो भी कुछ कहना है वो पुलिस को बता सकते हैं और पुलिस इस घटना को बहुत सीरियसली ले रही है और इस पर जल्द ही हम इसका खुलासा करेंगे। गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान के ऊपर से एनएसए हटाए जाने के आदेश दिए गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनएसए हटाने के आदेश जारी करते हुए डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि डॉक्टर कफील पर एनएसए लगाने को चुनौती दी गई थी। डॉक्टर कफील की मां नुजहत परवीन की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी। दरअसल डॉक्टर कफील पर नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के मामले में एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी। डीएम अलीगढ़ ने नफरत फैलाने के आरोप में डॉक्टर कफील पर एनएसए लगाया था। पिछले कई महीने से कफील खान मथुरा की जेल में बंद है। मुरादाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आपको बता दें, इन दिनों दबंगों में पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नजर नहीं आ रहा। आए दिन दबंग अपनी दबंगई दिखाते रहते हैं। कभी लोगों के साथ मारपीट करते हैं तो कभी पत्रकारों पर तमंचा तान देते हैं। ऐसा ही एक मामला जयंतीपुर में सामने आया है, जहां पर दबंगों ने कारोबारी के घर का घेराव कर पथराव शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने दबंगों को पकड़कर पुलिस को सौंपा, लेकिन फिर भी पुलिस की ओर से बिना कार्रवाई के ही इन्हें छोड़ दिया गया। सब अपना किसी तरह ये छोटा मोटा स्कूल चलाकर अपना गुजारा करता हूँ और मेरे बच्चों को हमने किसी तरह अपनी जान बचाई है। मेरा यहाँ का मीटर, कैमरा सब चीज तोड़ दिया, जो कि सब चीज उसमें रिकॉर्ड है। अच्छा, आपने कोई तहरीर भी दी है? मैंने तहरीर दी थी। तहरीर रात के समय में फोटो स्टेट नहीं करा पाया, मैंने लिखित में दे दी थी। उन्होंने अपने पास रख लिया। ले जाने के बाद दूसरी तहरीर से वहाँ लिखवाई थाने में। कौन लोग हैं जिन्होंने मतलब हमला किया था? कौन लोग थे? यही क्षेत्र के जो शरारती लड़के हैं, जो नशेड़ी हैं, जो आजकल छोटा मोटा बस लूटपाट का काम करते रहते हैं, वे लड़के हैं। क्या क्या नाम है उनका? उनमें से कुछ लड़के हैं। एक तो नाम अरुण है, जीतू है, बंटी है, चुन्नू है, लकी। वह उनके 15-20 लड़के हैं, उनके साथ लड़के उन्होंने यहाँ पर हमला किया था। मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर मुर्गा फाटक वाली सड़क पर रेहड़ी लगाने वाले दो पक्षों में जमकर उपद्रव हो गया। इस दौरान दबंगइयों ने कांच की बोतल और पत्थर भी फेंके, जिस विवाद में आपको बता दें आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा पुलिस मौके पर पहुंची और 4 लोगों को गिरफ्तार करती हुई पुलिस नजर आई। पुलिस ने कार्रवाई की है। ये मुर्गा फाटक सड़क की तस्वीरें हैं, जहां पर रेहड़ी लगाने वालों में ये विवाद हुआ, जहां पर कांच की बोतलें और पत्थर भी फेंके गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दो पक्षों में जमकर विवाद हो रहा है। हालांकि इस विवाद का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया है। मथुरा में जमकर हंगामा हुआ, बवाल हुआ। इसमें कई लोग जख्मी हो गए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। बुंदेलखंड में झांसी के लहचूरा थाने के अंतर्गत आने वाले गांव इटायल में दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां पर किसान सुबह अपने खेत पर काम करने के लिए गया और उसके बाद जब वो घर आ रहा था, तभी कोटेदार देवेंद्र लोधी ने अपने साथियों के साथ मिलकर किसान पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। हमला करते हुए उसे बेरहमी से पीटा। चीख पुकार सुनकर जब तक कोई वहां पर पहुंचता, किसान गंभीर रूप से घायल हो चुका था। ये देखा हमलावर वहां से भाग गए। इसकी सूचना थाने में दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, लेकिन अभी भी पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से नहीं लिया है। डॉक्टरों ने इस दरमियान इस किसान को प्रथम दृष्टया उसका उपचार किया, लेकिन बाद में इसकी हालत को गंभीर देखते हुए इसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। जिला अस्पताल पहुंचते ही इस किसान की मौत हो गई। थाना लहचूरा के ग्राम इटाइल में आज झगड़े की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें जो घायल थे दशरथ पुत्र बलवान लोधी, ये थाने पे आए थे। इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था कि गांव के 6 लोगों ने इनके साथ मारपीट करी है।
इस संबंध में एफआईआर पंजीकृत करके उन्हें इलाज हेतु भेज दिया गया था, जहां से सीएससी मोहानीपुर आए थे। यहाँ से इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल झांसी के लिए रिफर किया गया था और वहाँ पे दौरान इलाज इनकी मृत्यु हो गई है। चूँकि एफआईआर पूर्व में पंजीकृत है और अपराधियों की जो अभियुक्तों की गिरफ्तारी है उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। अगली खबर का रुख करेंगे कन्नौज से। खबर आपको बता दें, जहां पर विकास बैंक तिरवा के चुनाव में धांधली को लेकर समाजवादी पार्टी ने जमकर नाराजगी जाहिर की है। सपा नेताओं ने जिलाधिकारी पर सत्ता पक्ष के लोगों को एक तरफा मतदान कराने का आरोप लगाया है। साथ ही सपा नेताओं ने कहा कि तिरवा में हो रहे चुनाव में सत्ता पक्ष ने यहां पर बलपूर्वक और सत्ता का दबाव दिखाते हुए नियमों को ताक पर रख दिया है और सपा कार्यकर्ताओं को मतदान केंद्र से जबरन भगाया जा रहा है। जिलाधिकारी भी बीजेपी के एजेंट के तौर पर ही काम कर रहे हैं। कन्नौज पर आरोप लगे। इस दरमियान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। ग्राम विकास बैंक प्रतिनिधि का चुनाव था, ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बिफर पड़े। अयोध्या में फैजाबाद रायबरेली 4 लेन बनाए जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है। ऐसे में किसानों की जमीन का मुआवजा कम होने को लेकर प्रभावित किसानों में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। मुआवजा कम होने के चलते सड़क के किनारे बाजार के लोगों में खलबली मची हुई। आपको बता दें कि 4 लेन के किनारे लोगों की परेशानी की वजह वो ज़मीन है जिसे खरीदकर उन्होंने बड़े बड़े मकान बना लिए हैं, तो वहीं आवास निधि अभिलेखों में दर्ज है। माननीय प्रशासन द्वारा जो विज्ञप्ति निकाली गई वो 6 जून को निकाली गई और उसका समय सीमा 60 दिन निर्धारित कर दी गई, जिसकी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पेपर नहीं आता है, जिनको जानकारी देर से मिली है। ये तो हम लोग जब वहाँ कार्यालय पहुँचे तो उनके बाबू ने बताया कि आप 1-1.5 घंटे बाद आइएगा। काफ़ी देर लटकाते रहे उस चीज़ को, लेकिन जब हम लोगों ने काफ़ी प्रेशर या काफ़ी अनुरोध करने के बाद जब उनसे जानकारी मिली तो उसमें ये पता चला कि इसमें तो सर्किल रेट बहुत ही कम लगाया गया है और जो प्रशासन द्वारा 2017 को उपनिबंधक कार्यालय मिल्कीपुर तहसील द्वारा जो रेट लिस्ट जारी की गई है उसका कोई भी सर्किल रेट उसमें लागू नहीं किया गया है। हमारे यहाँ करीब 26 गाँव हैं। 26 गाँव इस एनेक्स से प्रभावित हो रहे हैं जिनका भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। उसमें अंश निर्धारण का कार्य करीब 2/3 क्षेत्रफल के हिसाब से 2/3 कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्य जिन लोगों के प्लॉट्स हैं हमारी खतौनी में उनके इंद्राज नहीं है, लेकिन मौके पर खातेदार से डिफरेंट व्यक्ति काबिज है और कहीं कहीं ऐसा भी है कि प्लॉट लेकर के छोड़ दिया है लेकिन ओनर का कहीं कुछ ट्रेसिंग नहीं हो पा रही। ऐसे मामलों में ही हमारा अंश निर्धारण अभी रुका है। मिर्जापुर के गोठोरा गांव में पंचायत भवन को तोड़कर सामुदायिक शौचालय बनाए जाने से परेशान ग्रामीणों ने प्रधान के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की। गांव वालों ने मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर जिलाधिकारी को पत्र भेजकर मामले की जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि प्राथमिक विद्यालय के पास शंकर जी का प्राचीन मंदिर और कुआं है। गाँववासी यहाँ पर शादी और तमाम कार्यक्रम होने पर पंचायत भवन का प्रयोग करते हैं। बांदा में तेज रफ्तार ओवरलोड बालू से भरे ट्रक की टक्कर से दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल ट्रक और स्कूटी में जोरदार टक्कर हुई जिससे स्कूटी सवार दोनों व्यक्ति ट्रक के नीचे आ गए। आपको बता दें जिससे स्कूटी में आग भी लग गई। दोनों वहीं पर जलकर राख हो गए। आसपास के लोगों ने चिल्ला थाना प्रभारी को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने इनको निकालने की कोशिश की। साथ ही आपको बता दें वहीं से इस दरमियान इस पूरे घटनाक्रम को जब ये घटा, फ़ायदा उठाकर ट्रक चालक यहां से फरार हो गया। अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए ANV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।